हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुरेश देशी हियर। आज का वीडियो मैंने बनाया है क्लास 7th एनसीईआरटी सिलेबस बुक जियोग्राफी चैप्टर 3 आ चेंजिंग अर्थ, अर्थात हमारी परिवर्तनशील पृथ्वी। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी की जो सतह है, चाहे वो बाहरी सतह आउटर सरफेस है, चाहे इनर पोर्शन है, उसमें कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते रहते हैं। तो उन्हीं चेंजेस को हमें समझना है, व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस आर देयर, क्या क्या होता है वो जानना है। द लिथोस्फेयर is broken down into a number of plates known as the lithosphere plates or lithospheric plates. लिथोस्फेयर जो कि क्रस्ट और अपर मेंटल को मिलाकर के हम बोलते हैं, ये लिथोस्फेयर जो है कई सारी प्लेट्स में डिवाइडेड है, ब्रोकन डाउन है। तो ये जो प्लेट्स हैं इन्हें लिथोस्फेयर प्लेट्स के नाम से जाना जाता है। ये 7 प्लेट्स मानी गई है मेनली। अगर हम यहाँ पर ये बात करेंगे, अभी डायग्राम के बारे में हम बात करेंगे। द मूवमेंट्स ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो प्लेट्स मूव कर रही हैं, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो सकती हैं, एक दूसरे से अवे हो सकती है, दूर जा सकती हैं, एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करते हुए जा सकती हैं, या एक दूसरे के साथ सबमर्ज कर सकती हैं। एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबमर्ज कर रही है। तो ये कई सारे मूवमेंट्स हैं इनके, और ये जो मूवमेंट हो रहे हैं, इनमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन्हीं की वजह से अर्थ की सरफेस पर भी चेंजेस हो रहे हैं। The forces that act in the interior of the earth are called endogenic forces. जो changes अर्थ के अंदर हो रहे हैं, जो फोर्सेस अर्थ के अंदर कुछ एक्ट कर रही हैं, काम कर रही हैं, उन्हें एंडोजेनिक फोर्सेस कहा जाता है। while the forces that work on the surface of the earth are called exogenic forces. जबकि जो फोर्सेस अर्थ के सरफेस पे वर्क कर रही हैं, काम कर रही हैं, एक्ट कर रही हैं, उन्हें एक्सोजेनिक फोर्सेस कहा जाता है। एंडोजेनिक फोर्स causes earthquakes and volcanic eruptions. अर्थ के अंदर जो इंटीरियर में जो चेंजेस हो, फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उनकी वजह से जो मेजर जो एक्शंस हो रही हैं वो है अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस, अर्थात भूकंप आना और ज्वालामुखी फटना। ये दो क्रियाएं मेजर रूप से हो रही है एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से। Sudden movements like earthquake and volcanoes cause most destruction over the surface of the earth. ये जो sudden movements होते हैं earthquake और volcanoes की वजह से, उसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे बहुत सारे डेंजरस या डिस्ट्रक्शन हम कहते हैं, विनाश होता है। A volcano is a vent opening in the earth's crust through which molten material or magma erupts suddenly. वोल्केनो जो हम बात कर रहे हैं, वोल्केनो क्या है? वोल्केनो एक वेंट है, वेंट मींस ओपनिंग है अर्थ की क्रस्ट में, जिसके द्वारा या जिसमें से होते हुए अर्थ के अंदर से जो पिघला हुआ मैग्मा है या मटेरियल है, पदार्थ है, वो अचानक बाहर की तरफ आता है, जिससे अर्थ की सरफेस जो है वो वाइब्रेट करती है, उसमें ब्लास्ट होता है, लाइक दैट। तो ये बहुत सारे डिस्ट्रक्शन कोज करता है। The vibration in the plates of the earth is called an earthquake. अर्थ की जो प्लेट्स हैं उनके आपस में, चाहे उनकी हीटिंग है, चाहे उनकी फ्रिक्शन है, घर्षण उनमें होना है, उसकी वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं और अर्थ की सरफेस पे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देते हैं। इन्हें अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है। अर्थक्वेक मींस भूकंप। एक्सोजेनिक फोर्स कॉजेज वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन एंड ग्रेडेशन। जबकि जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं उनकी वजह से वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन एंड ग्रेडेशन की जो क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज है, वो होती हैं। वेदरिंग रॉक्स का टूटना फूटना, इरोजन कटाव होना, डिपोजिशन सेडिमेंट्स का जमा हो जाना, और ग्रेडेशन उनका कटिंग वटिंग और लाइक दैट। Weathering and erosion. Weathering and erosion are two processes due to which the landscape is being continuously worn away. Weathering वो प्रोसेस है weathering and erosion ऐसी टू प्रोसेसेस हैं, ऐसी दो क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से जो लैंडस्केप है, सरफेस ऑफ द अर्थ है, वो कॉन्टिन्यूसली इरोड हो रही है। इरोजन वहां पर हो रहा है, कटाव वहां हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। वेदरिंग क्या है? वेदरिंग जो है अर्थ की सरफेस पे रॉक्स का टूटना है। Erosion is wearing away of the landscape by different agents like water, wind, ice, glacier, etc. जबकि जो इरोजन है वो वियरिंग ऑफ
अवे ऑफ लैंडस्केप है, अर्थात लैंडस्केप में कटाव हो जाना है, और इसके डिफरेंट एजेंट्स है जैसे कि वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, आइस एटसेट्रा। Volcano. A volcano is an opening in the earth's crust through which molten material erupts suddenly. हम बात कर चुके हैं कि volcano एक अर्थ के सरफेस में, क्रस्ट में एक ओपनिंग होती है, एक वेंट होता है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसे क्रेटर के नाम से जानते हैं। तो इसमें से अर्थ के अंदर जो मैग्मा अवेलेबल है वो मैग्मा सडनली बाहर निकलने की कोशिश करता है, एंड इसे ही वॉल्केनिक इरप्शन कहा जाता है। अंदर अर्थ के क्रस्ट से नीचे कहीं मैग्मा चैम्बर है जहां मैग्मा जो है मोल्टन मैग्मा पिघला हुआ है, भरा हुआ होता है, और वो ऊपर आने की कोशिश करता है, और जहां से उसको स्पेस मिलता है वहीं अर्थ की सरफेस से ब्रेक करके वो बाहर निकलता है। तो ये वॉल्केनिक पाइप है जिसके द्वारा वो मैग्मा है बाहर आने की कोशिश करता है, और जिस सरफेस पे जो इसका माउथ बनता है उसे क्रेटर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये लावा, फ्लोइंग लावा, लेयर्स ऑफ सॉलिड रॉक फॉर्म ड्यूरिंग, और इसकी जो यहाँ डिपोजिशन से जो है ये लेयर्स बन गई है, इग्नियस रॉक्स हैं। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। जब लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं तो उसकी वजह से अर्थ पे सरफेस पे वाइब्रेशंस होते हैं, कंपन होता है, और द वाइब्रेशंस कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ। ये वाइब्रेशंस ऐसी होती है जो अर्थ के चारों तरफ जा सकती है, ट्रेवल कर सकती है। These vibrations are known as earthquakes. इन्हीं वाइब्रेशंस को अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है। The place in the crust where the movement start is known as the focus. अब ये जो क्रस्ट की वह जगह, क्रस्ट का वह प्लेस जहां पर ये मूवमेंट या जो अर्थ सरफेस पे जो प्लेट्स का जो है उनकी मूवमेंट होता है या उनका फ्रिक्शन होता है, उस प्लेस को फोकस के नाम से जाना जाता है। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर में ये फोकस है जो क्रस्ट में कहीं अंदर की तरफ हो रहा है, यहाँ लिथोस्फेरिक प्लेट्स की वजह से हो रहा है। इसके ठीक ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसे एपिसेंटर कहा जाता है, यानी फोकस के ठीक ऊपर अगर अपन सरफेस पे आ जाएं, अर्थ की सतह पे आ जाएं, तो ये वाला जगह एपिसेंटर के नाम से जानी जा सकती है। अगर इसको इस तरीके से देखा जाए तो ये फुटबॉल है, और ये सीस्मिक वेव्स है जो राउंड शेप में प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स जो हैं वो मूव करती हैं और अर्थ की सरफेस पर वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं। मैक्सिमम डैमेज अकर्स नियर द एपिसेंटर। अब अर्थक्वेक जब आता है तो अर्थक्वेक में कहां पर सबसे ज्यादा डैमेज होगा, तो एपिसेंटर जहां है उसके नियर बाई या उसके आसपास में जो है सबसे ज्यादा डैमेज करता है। Some of common earthquake prediction methods include studying animal behavior. जो अर्थक्वेक के प्रेडिक्शंस करने का है या उसकी जो पहले से पता कर पाए, हम प्रेडिक्ट कर पाए, भविष्यवाणी हो या पहले से हमें जानकारी मिल जाए, तो इसके जो मेथड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा तो ये है कि जो एनिमल्स है उनका बिहेवियर नोट करना है। अर्थात कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अर्थक्वेक के वाइब्रेशंस को बहुत पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और वो कुछ ऐसे बिहेवियर में अपने शो करते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिश इन द पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड। पॉन्ड्स में जो फिश होती है वो बहुत इधर उधर एजिटेटेड हो जाती हैं, वो उग्र हो जाती हैं और इधर उधर भागती हैं। स्नेक्स कम आउट टू द सरफेस। स्नेक्स जो हैं वो अर्थ के अंदर से होल से बाहर निकल जाते हैं। तो ये कुछ बिहेवियर है जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द डैमेज कॉज्ड ड्यू टू अर्थक्वेक्स कैन बी मिनिमाइज्ड इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोरहैंड। अर्थक्वेक्स की वजह से जो डैमेज होता है, जो नुकसान होता है, जान माल की जो हानि होती है, लाइफ एंड मटेरियल की, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। खत्म तो नहीं कर सकते बट मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम पहले से ही बिफोर हैंड प्रिपेयर हो जाए, पूर्व में ही इसकी तैयारियां करें। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक वन कैन टेक शेल्टर अंडर ए किचन, काउंटर, टेबल और डेस्क अगेंस्ट और इनसाइड कॉर्नर और अ वॉल। अगर अर्थक्वेक आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, तो अर्थक्वेक आने के बाद तो ये है कि सबसे पहले तो हमें ओपन एरियाज में, जहां पर ऊपर कोई ट्रीज नहीं हो, पोल्स नहीं हो, इलेक्ट्रिक वायर्स नहीं हो, बिल्डिंग्स नहीं हो, ऐसे ओपन एरियाज में आ जाना चाहिए। सेकंड, अगर हम नहीं निकल पा रहे तो हमें हाउस के अंदर हैं, ऑफिस के अंदर हैं, तो हमें किचन की जो टेबल होती है उसके नीचे, किचन काउंटर के नीचे चले जाना चाहिए। टेबल और डेस्क जो है हार्ड सरफेस वाली जो चीजें हैं उनके नीचे हमको हाइड होना चाहिए। और इनसाइड कॉर्नर और वॉल, किसी दीवार के पास खड़े हो जाएं या कॉर्नर में हो तो और अच्छा है। वन शुड बी अवे फ्रॉम द फायर प्लेसेज, एरियाज अराउंड चिमनीज, विंडोज एक्सेट्रा। ऐसी जगहों से हमें दूर रहना चाहिए
क्योंकि इनकी गिरने से या इनकी जो है ज़्यादा स्प्रेड हो जाने की वजह से हमारा डैमेज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, संभावना ज़्यादा हो जाती है। इट इज मेजर्ड बाय सीस्मोग्राफ एंड इंटेंसिटी इज मेजर्ड बाय रिचर स्केल। अर्थक्वेक जो होता है उसकी जो मेजरमेंट होता है वो सीस्मोग्राफ पे उसकी इंटेंसिटी देखी जाती है, और इंटेंसिटी जो है उस को डिपिक्ट करने का, उसको प्रदर्शित करने का जो स्केल है उसे रिचर स्केल के नाम से जाना जाता है। Although earthquakes cannot be predicted, the impact can certainly be minimized. कुल मिलाकर ये है कि अर्थक्वेक्स के प्रेडिक्शन बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बट हाँ ये है कि हम इसके इम्पैक्ट को निश्चित रूप से सर्टेनली वी कैन मिनिमाइज, कम कर सकते हैं। अर्थ के ऊपर जो मेजर लैंडफॉर्म्स है वो कौन कौन से हैं? द लैंडस्केप्स आर कंटिन्यूअसली वॉर्न अवे बाय टू फोर्सेस, वेदरिंग एंड इरोजन। तो हम बात ही कर रहे थे कि जो लैंडफॉर्म्स हैं जितने भी अर्थ पे, माउंटेन्स है, ओशियंस हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट आप प्लेन्स देख रहे हैं, डेजर्ट्स देख रहे हैं, प्लेट्यूज देख रहे हैं, पठार हैं। तो ये जो लैंडफॉर्म्स हैं ये कॉन्टिन्यूअसली वॉर्न अवे हैं। इनको कुछ फोर्सेज जो हैं, वेदरिंग और इरोजन वाली जो प्रोसेसेस हैं, उनके वजह से ये कॉन्टिन्यूअसली जो है ब्रेक डाउन हो रहे हैं। वेदरिंग हम बात कर चुके हैं, इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स ऑफ द अर्थ सरफेस। ये सरफेस पे जो रॉक्स हैं उनका टूटना ही वेदरिंग है, और इरोजन जो है लैंडस्केप का वाटर, विंड और आइस के द्वारा या जो है उनका वेयरिंग अवे होना है, कटना, फटना, लाइक दैट। वर्क ऑफ आइस। अब ये जो एजेंट्स हैं जो कि इरोजन कर रहे हैं, ये एजेंट्स कौन कौन से हैं, वेदरिंग करने वाले एजेंट्स कौन कौन से हैं? तो आइस, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वर्क ऑफ आइस। मीन्स जो आइस है ग्लेशियर्स के फॉर्म में, वो क्या एक्ट कर रही है, क्या उसका इम्पैक्ट है इस अर्थ के सरफेस पे, लैंडफॉर्म्स पे। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस विच इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज सॉलिड रॉक्स बिलो। ग्लेशियर जो है आइस रिवर्स हैं जो कि लैंडस्केप्स को इरोड करती हैं। अब इरोड करने का मीन्स ये है कि वो जब फ्लो करता है, आइस आगे बढ़ती है, मूव करती है, तो वो सॉइल को बुलडोज करती है, मीन्स उस पर प्रेशर एक्सर्ट करती है, प्रेशर डालती है, और इसकी वजह से जो है सॉइल और स्टोन जो है एक्सपोज हो जाते, वो वहाँ से मूव करते हैं, और जो सॉलिड रॉक्स हैं उनके नीचे वो एग्जिबिट होती है, एक्सपोज हो जाती है, बाहर दिखती हैं। The material carried by the glaciers such as big and small rocks, sand and silt get deposited. These deposits form glacial moraines. तो एक तरफ वो सॉइल और स्टोन को बुलडोज करके और उनको जो है सॉलिड रॉक्स को एक्सपोज कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ग्लेशियर्स मूव कर रहे हैं तो उनके साथ जो बड़ी और छोटी जो रॉक्स या सैंड या सिल्ट जो है वो मूव करती है, वो जाकर के जो लो डिप्रेशनल एरियाज है या नीचे गड्ढे हैं उनमें जाकर वो डिपॉजिट हो जाता है, और इस तरीके से जो लैंडफॉर्म बनता है उसे ग्लेशियल मोरेन के नाम से जाना जाता है। ये आप मोरेन का देख सकते हैं कि ये आइस ग्लेशियर्स हैं, ये ग्लेशियर्स इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये बीच में यहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है, ये डिपोजिशन है और ये डिपोजिशन है, तो इनको लेटरल मोरेन के नाम से जाना जाता है। जो ये वाला डिपोजिशन है ये टर्मिनल डिपोजिशन है जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और एक डिपोजिशन ये भी हो रहा है। तो ये सुपर ग्लेशियल मोरेन है, ये मिडाइल मोरेन है, ये जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये बेड लोड है, और मोरेन इन ट्रांजिट, ये मोरेन जो है वो ट्रांजिट की तरफ चल रहा है, मीन्स मूव कर रहा है। नाउ सेकेंड इज वर्क ऑफ विंड्स। विंड्स जो होती हैं वो भी इरोजन का प्रोसेस कर रही हैं, डिपोजिशन कर रही है, तो वो क्या है? एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट्स इज विंड। ये डेजर्ट्स में स्पेशली इनका रोल होता है। इट मेक्स रॉक्स इन शेप ऑफ ए मशरूम कॉल्ड मशरूम रॉक्स। तो विंड के फ्लो की वजह से कुछ रॉक्स जो वहाँ डेजर्ट एरियाज में जो रॉक्स होती हैं, हार्ड रॉक्स होती हैं, उनका अपर पार्ट तो वैसा का वैसा रह जाता है, और लोअर पार्ट जो है विंड के मूवमेंट या विंड के फ्लो की ब्लोइंग की वजह से इरोड होता है, और इरोड होकर के मशरूम लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिन्हें मशरूम रॉक्स के नाम से जाना जाता है। ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इमेज में देख सकते हैं। When the wind stops blowing, the sand falls and get deposited in low hill-like structures. These are called sand dunes. Sand dunes. अब ये जो वहाँ पर डेजर्ट्स में जो विंड चलती है, फास्ट विंड्स जो ब्लो करती हैं, उसकी वजह से सैंड जो है एयर के साथ फ्लाई करती रहती हैं, और जब एयर स्टॉप होती है, हवा रुक जाती है, विंड रुक जाती है,
तो ये सैंड जो पार्टिकल्स हैं वो फॉल डाउन हो जाते हैं और जो लो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं या जो नीचे के एरियाज है वहाँ पर डिपॉजिट होती है और कुछ छोटी छोटी पहाड़ी नुमा स्ट्रक्चर तैयार करती हैं जिन्हें सैंड ड्यून्स के नाम से जाना जाता है। ये आप ये देख सकते हैं, ये जो सैंड के जो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे छोटे स्मॉल हिल लाइक स्ट्रक्चर्स, इन्हें सैंड ड्यून्स के नाम से जाना जाता है। When the grain of sand is very fine and light, the wind can carry it over a long distances. When such sand is deposited in large areas, it is called loess. ये जो डेजर्ट्स में जो ग्रेन ऑफ सैंड है, जब वो बहुत छोटा, फाइन मीन्स वेरी स्मॉल और लाइट होता है, तो विंड जो उसको बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ले जाती है। और जैसे ये सैंड कहीं डिपॉजिट होती है बड़े बड़े एरियाज मीन्स काफ़ी दूर जाती है तो लार्ज एरियाज में डिपॉजिट होती है, इसे लॉयस के नाम से जाना जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये लॉयस का डिपोजिशन हो रहा है। वर्क ऑफ रिवर, नाउ द थर्ड एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन, ये है रिवर और वाटर। इसका क्या रोल है? When the river tumbles at a steep angle over hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall. रिवर क्या करती है जब वो टम्बल करके, मीन्स वो जब उनका फ्लोइंग होता है, रिवर वाटर का जो फ्लो बनता है वो स्टीप एंगल ओवर हार्ड रॉक्स, मीन्स वो हार्ड रॉक्स पे फ्लो करती रहती हैं। और अचानक अगर कहीं पर स्टीप वैली साइड कुछ आता है, मीन्स रॉक्स का एंड हो जाता है और एक वैली लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वहां पर ये वाटर बहुत स्पीड से या हाइट से नीचे गिरता है, जिसे वाटरफॉल कहा जाता है। झरना, हिंदी में हम इसे झरना कह सकते हैं, वाटरफॉल। As the river enters the plain, it twists and turns, forming large bends known as meanders. रिवर जब प्लेन्स में फ्लो करती हैं तो वो ट्विस्ट करके, टर्न लेकर के और जिगजैग वे में चलती है। इनकी वजह से बड़े बड़े बैंड्स बनते हैं उसमें, जिन्हें मिएंडर्स के नाम से जाना जाता है। At this point of time, the meander loop cuts off from the river and forms a cut off called Oxbow Lake. जहां पर रिवर मिएंडर फॉर्म करती है, मिएंडर बनाती है, वहीं पर मिएंडर का जो लूप है वो कई बार डिपोजिशन हो जाने की वजह से कट ऑफ हो जाता है, मेन रिवर से कट ऑफ हो जाता है और वो एक लेक का फॉर्म ले लेता है, मींस लेक लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसे ऑक्सबो लेक के नाम से जाना जाता है। During flooding, the river deposits layer of fine soil and other materials called sediments along its banks. कई बार रिवर्स में फ्लड आता है और फ्लड होने की वजह से जो रिवर है ओवरफ्लो करती है और वो उसके बैंक्स के ऊपर से पानी फ्लो करता है, तो जो वो अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आती हैं उनको बैंक्स पे डिपॉजिट कर देती हैं और इसकी वजह से कुछ फॉर्मेशन होता है, कुछ लैंडफॉर्म्स प्रिपेयर होते हैं जिन्हें फ्लड प्लेन कहा जाता है और यहाँ बड़ी फर्टाइल सोइल डिपॉजिट हो जाती है, इसे फ्लड प्लेन के नाम से जाना जाता है। डिपोजिशन होने की वजह से द रेज्ड बैंक्स अलोंग द रिवर आर कॉल्ड लीवीज। तो ये जो रिवर के जो बैंक्स हैं, किनारे हैं नदी के, वो डिपोजिशन हो जाने की वजह से उनकी हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाती है और ये जो इंक्रीज्ड हाइट वाला पोर्शन है इसे लीवीज के नाम से जाना जाता है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल माउथ्स फॉर्म ए डेल्टा। रिवर अपने साथ जब वाटर फ्लो करती है तो वो बहुत सारे सेडिमेंट्स को अपने साथ लेकर के चलती हैं और जब ये ओशियंस में या सीज में वाटर अपना ड्रेन करती है, पानी अपना उड़ेलती हैं, तो वहां पर जो सेडिमेंट्स है वो डिपॉजिट हो जाते हैं और ये जो एक वहां पर लैंड फॉर्म बनता है वो कहलाता है डेल्टा। When the river tumbles at a steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall. जो हम बात कर रहे थे कि जब रिवर जो है अचानक हार्ड रॉक के एंड हो जाने की वजह से नीचे पानी गिराती है, उसे वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ से रिवर फ्लो करके आ रही थी और ये जो हार्ड रॉक थी अचानक जो है स्टीप डाउन हो जाती है, तो ये वाटर जो है, रिवर का वाटर है, वो नीचे की तरफ गिरता है और यही वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये इंडिया का जो हाईएस्ट वाटरफॉल है, जोग वाटरफॉल, जो कि कर्नाटका में है, उसका इमेज आप देख पा रहे हैं, लाइव इमेज। लार्ज बैंड्स फॉर्म्ड बाय ट्विस्टिंग एंड टर्निंग ऑफ द रिवर व्हाइल एंटरिंग द प्लेन आर कॉल्ड मिएंडर्स। तो रिवर जो बड़े बड़े टर्न और ट्विस्ट बनाती हैं उन्हें मिएंडर्स कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये कि डायग्राम की हेल्प से आप समझ सकते हैं। ये एक रिवर का जो फ्लो चल रहा है, यहाँ से ये फ्लो है, अब ये पूरा जिगजैग चलती है, तो ये जो लूप्स बना रही हैं
ये जो जिगजैग होके चलती है, टर्न और ट्विस्ट बनाती हुई, इन्हें मीएंडर्स कहा जाता है। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसमें वाटर ड्रेन कर रही है, तो ये कन्फ्लुएंस होता है, जहां पर ट्रिब्यूटरी वाटर ड्रेन करती है वो कन्फ्लुएंस होता है। ये इसके हेड वाटर्स हैं, और ये वो प्लेस है जहां ये लेक और सी में अपना वाटर ड्रेन करती है। इसमें जो स्टार्टिंग से हेड वाटर्स से लेकर के जो चलता है वो इसका अपर कोर्स है, फिर बीच में इसका मिडिल कोर्स, एंड लास्ट में जहां ये वो लार्ज वाटर बॉडी में अपना वाटर ड्रेन करती है उसे लोअर कोर्स के नाम से जाना जाता है। ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक का हम देख ही रहे थे कि ऑक्सबो लेक जो यहाँ मिएंडर्स के ये जो लूप्स होते हैं, ये कई बार कट ऑफ डिपोजिशन की वजह से हो जाते हैं और ये एक लेक का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसे ऑक्सबो लेक के नाम से जाना जाता है। फ्लड प्लेन की बात हम कर चुके हैं कि जब फाइन सोइल आकर के फ्लड्स के टाइम पे वो डिपॉजिट्स होती हैं तो उन्हें हम फ्लड प्लेन के नाम से जानते हैं। लिवीज जो है रेज्ड बैंक्स ऑफ द रिवर्स हैं। Streams which distribute the water of a river are known as distributaries. ऐसी रिवर्स जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो रिवर में अपना वाटर ड्रेन करती है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूटरीज के नाम से जाना जाता है। The triangular deposits at the mouth of a river form the delta which is very fertile. ये आप एक इमेज देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये रिवर का कोर्स था और ये ओशियन यहाँ या लार्ज वाटर बॉडी है जिसमें ये अपना वाटर ड्रेन कर रही है। ये रिवर वाटर ड्रेन करती है, तो जब ये ओशियन की बैंक के पास आती है तो ये कई सारी स्ट्रीम्स में डिवाइड हो करके और चलती है, और यहाँ पर ये बहुत सारे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है। तो ये जो पोर्शन कहलाता है, दिस इज नोन एज डेल्टा, इसे डेल्टा के नाम से जाना जाता है। डेल्टा से एक जस्ट अपोजिट सिचुएशन भी होती है, जिसमें रिवर जो है अपना वाटर बहुत सारी स्ट्रीम्स में डिवाइड होकर नहीं ड्रेन करती, बट वो एक सिंगल लाइन के रूप में ही ड्रेन करती है, उसे एस्चुअरी के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं ये रिवर का कोर्स है और ये आके स्ट्रेट फॉर्मेट में लार्ज वाटर बॉडी में अपना वाटर ड्रेन करती है, इसे कहा जाता है एस्चुअरी। वर्क ऑफ द सी वेव्स, अब हम बात कर रहे थे जो फोर्थ एजेंट है वो है सी वेव्स, यानी है तो वाटर एजेंट बट वो सी वेव्स के रूप में है, तो ये भी इरोजन और डिपोजिशन का काम करती हैं सी वेव्स भी। वो कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। The erosion and deposition of the sea waves give rise to the coastal landforms. इनकी वजह से कोस्टल एरियाज में बहुत सारे लैंडफॉर्म्स प्रिपेयर होते हैं, बनते हैं। Due to sea waves, hollow caves are formed on the rocks. sea waves की वजह से जो हार्ड रॉक्स होते हैं उनमें इरोजन होता है, और इरोजन की वजह से वो एक केव लाइक गुफा जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे कहा जाता है सी केव्स। उन्हें क्या कहा जाता है? सी केव्स के नाम से जाना जाता है। As cavities become bigger in size, only the roof of the caves remains, thus forming sea arches. जब ये cavities मीन्स वो इरोजन ज्यादा होता है तो जो caves हैं वो बड़ी होती जाती हैं, और वो आर पार उनमें से जो अक्रॉस द रॉक जो है उसमें से वाटर फ्लो होता है और उसकी रूफ सेफ होती है, केवल रूफ बचती है। ऐसे जो लैंडफॉर्म बनते हैं, ऐसी जो आकृतियां बनती हैं, उन्हें सी आर्चेज के नाम से जाना जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? सी आर्चेज। इरोजन और आगे होता है, जब उनमें और ज्यादा इरोजन होता है तो रूफ भी जो है हट जाती है और रूफ भी इरोड हो जाती है, उसमें भी कटाव हो जाता है और केवल वॉल्स हैं जो उसकी बच पाती हैं। इन्हें कहा जाता है स्टेक्स। दीज आर नोन एज स्टेक्स। The steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff. और फिर एक जो बिल्कुल स्टीप कोस्ट राइजिंग है, सीधा खड़ा हुआ होता है, उसे सी क्लिफ के नाम से जाना जाता है। ये आप इस पिक्चर और डायग्राम की हेल्प से आप देख सकते हैं। ये जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं जो कोस्टल एरियाज में तैयार होते हैं वो है। ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये सी वेव्स है। यहाँ आप ये देख सकते हैं यह सी केव्स है, जो कि इरोजन की वजह से, ये जो रॉक्स हैं, हार्ड रॉक्स हैं, इनमें इरोजन हो रहा है और इसकी वजह से केव लाइक स्ट्रक्चर बनता है, गुफा जैसा संरचना बन जाती है, सी केव है। यहाँ पर जो वाटर है वो इसमें आर पार इसको इरोड कर देता है और वाटर इधर से उधर फ्लो होता है, तो ये नेचुरल ब्रिज हो जाता है। ये आप जो देख रहे हैं ये सीधे से जो वर्टिकली जो खड़े हैं ये स्टैक्स हैं, मीन्स इसमें से जो केवल वॉल्स बचे हैं बाकी सब हट चुका है। ब्लो होल है, ये बे है, और ये बीच है जो कि डिपोजिशन की वजह से बीच तैयार हो जाता है। ये आप इधर भी देख सकते हैं, ये बे है, खाड़ी हो जाती है, दिस इज नोन एज बे।
ये एक्चुअल है। ये जो केव लाइक स्ट्रक्चर्स थे, ब्रिजेस बन जाते हैं, आर्चेस बन रहे हैं, ये आप आर्च देख सकते हैं। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सी केव्स की वजह से बनते हैं। The erosion and deposition of the sea waves give rise to coastal landforms. Hollow like caves जो हैं वो sea caves कहलाती हैं। जब ये cavities और ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तो ये sea arches बनाती हैं। This roof sometime breaks, erosion की वजह से ये रूफ भी टूट जाती है और केवल दीवारें बचती हैं तो ये stacks कहलाते हैं। और जब स्टीप रॉकी कोस्ट जो है वो बचती हैं तो उन्हें सी क्लिफ के नाम से जानते हैं। और डिपोजिशन होने की वजह से सेडिमेंट्स का जो डिपोजिशन या सेडिमेंट जो वेव्स अपने साथ लेकर आती हैं और किनारे पे जो डिपॉजिट कर देती हैं तो उसकी वजह से बीचेस बनते हैं, समुद्री तट बनते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका चैप्टर जो है, इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने आपके सामने करने की कोशिश की। और आर चेंजिंग अर्थ, तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया है। और आगे भी हम इसी तरीके से चैप्टर्स को एक्सप्लेन करते चलेंगे। आपकी जो है पॉजिटिव जो स्टेटमेंट्स हैं, पॉजिटिव आपकी जो रिस्पॉन्सेज हैं वो मुझे मोटिवेट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।